आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत के पास इतने दिनों का रणनीतिक तेल भंडार, सरकार ने कहा हालात काबू में। ईरान यूएस में जंग तेज, मिडिल ईस्ट में 3500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात। तेहरान यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद ईरान का ट्रंप को अल्टीमेटम, कहा 12 बजे तक निंदा करो वरना। ईरान को फिर से बनाएंगे महान, सीपीएसी में रजा पहलवी ने भरी हुंकार। शनिवार को ऐसा क्या हुआ जिससे मध्य पूर्व का संकट और गंभीर हो गया। ईरान ने पाकिस्तान को दी बड़ी छूट, 20 जहाजों को हॉर्मुज पार करने की मंजूरी। इजरायली हमले में 3 पत्रकार मारे गए, लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा ये जघन्य अपराध। कभी अंबानी की एंटीलिया से ऊंची बिल्डिंग में रहते थे विजय सिंघानिया। कैंसर का दर्द झेल रही दीपिका, ब्लड रिपोर्ट देख हुई इमोशनल। और कोहली ने बनाया विश्व कीर्तिमान, आईपीएल 2026 के पहले ही दिन रिकॉर्ड्स का लग गया अंबार। भारत के रणनीतिक तेल भंडार सिर्फ 5 दिन की मांग पूरी कर सकते हैं, क्योंकि कुल क्षमता का 1/3 से ज्यादा हिस्सा खाली है। यह बात बीबीसी के विश्लेषण में सामने आई है। सरकार ने पिछले साल बताया कि भारत की कुल भंडारण क्षमता लगभग 74 दिन की है। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की 2025 में जारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार इन भंडारण सुविधाओं का सालों से पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है। ईंधन की कमी की आशंका ने भारत के कई शहरों में घबराहट में खरीदारी को बढ़ावा दिया, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार ने कहा कि हालात पूरी तरह काबू में हैं। राज्यसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडारण है। उन्होंने कहा कि भारत ने कच्चे तेल के आयात को विविध बनाया है और संकट से निपटने के लिए भंडारण को प्राथमिकता दी है। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को बड़े स्तर पर बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने क्षेत्र में 3500 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि आधुनिक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अपने निर्धारित ऑपरेशनल जोन में पहुंच चुका है, जिसमें लगभग 2500 मरीन सैनिक सवार है। बता दें कि युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली F-35 स्टील्थ फाइटर जेट और ओस्प्रे जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने में सक्षम है। इसको पहले जापान में तैनात किया गया था, लेकिन करीब 2 हफ्ते पहले से इसे मिडिल ईस्ट भेजा गया। इसके अलावा यूएसएस बॉक्सर और सैनी डियोगो से अन्य नौसैनिक यूनिट्स को भी क्षेत्र में भेजा जा रहा है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रही जंग को 1 महीना हो गया है। अब यह युद्ध शिक्षा संस्थानों तक पहुंच गया है। हाल ही में तेहरान स्थित ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमला किया गया। अब ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने इस हमले का बदला लेने की धमकी दी है। आईआरजीसी ने अपना एक बयान जारी करते हुए सीधे तौर पर व्हाइट हाउस को चेतावनी दी है। सेना ने कहा है कि ईरानी विश्वविद्यालयों पर हमले का बदला अमेरिका और इजराइल के शिक्षण संस्थान पर हमला करके लिया जाएगा। ईरान ने अमेरिका और इस हमले से बचने के लिए समय सीमा भी दी है। आईआरजीसी ने शर्त रखी है कि अगर अमेरिका चाहता है कि उसके के यूनिवर्सिटीज सुरक्षित रहे तो उसे तेहरान में यूनिवर्सिटी पर हुए हमले की निंदा करनी होगी। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने रविवार को अमेरिका के डलास में कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस सम्मेलन के दौरान ईरानी शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। उन्होंने ईरानी जनता के बलिदान को याद करते हुए इस्लामिक रिपब्लिक के अंत और एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और समृद्ध ईरान को फिर से खड़ा करने का रोड मैप दुनिया के सामने रखा। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीतियों और अमेरिकी सैन्य अभियानों मिडनाइट हैमर व एपिक फ्यूरी की सराहना की, जिसमें खामेनेई के मारे जाने और परमाणु स्थलों के नष्ट होने की बात कही गई।
पहलवी ने स्पष्ट किया कि वो ईरान में लोकतंत्र की और स्थापना का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और उसका लक्ष्य ईरान को अमेरिका का एक रणनीतिक साझेदार बनाना है। रजा शाह पहलवी ने अपने भाषण की शुरुआत देश के शहीदों को याद कर की। उन्होंने कहा, आज मैं अपने उन साथियों की याद में शुरू करता हूं जिन्होंने न केवल अपनी आजादी के लिए बल्कि ईरान को एक दुष्ट और भ्रष्ट शासन से मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी, खून बहाया और जान दी। वो दुनिया की आजादी, शांति और सुरक्षा के लिए भी लड़ रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के सैन्य अभियान शुरू होने के एक महीने बाद शनिवार को एक नया मोर्चा खुल गया है। शनिवार को यमन से इजरायली इलाके की ओर मिसाइलें दागी गई। 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ हमले शुरू होने के बाद से ईरान ने न केवल इजराइल के बल्कि अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों के खिलाफ भी जवाबी हमले किए हैं। वहीं इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। यमन से हुए हमले के बारे में जानकारी शनिवार सुबह इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी की। आईडीएफ ने कहा, उनके एयर डिफेंस सिस्टम खतरे को रोकने के लिए पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे ईरान ने हार्मुज जल भूमध्य में पाकिस्तान को बड़ी छूट दी है। ईरान ने पाकिस्तान के झंडे वाले 20 जहाजों को इस जलमार्ग से गुजरने की अनुमति देने पर सहमति जताई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इस बारे में जानकारी दी और इसे एक रचनात्मक और विश्वास बढ़ाने वाला कदम बताया। पाकिस्तानी विदेशी मंत्री की यह घोषणा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच लंबी टेलीफोन बातचीत के बाद हुई। इशाक डार ने एक्स पर लिखा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ईरान सरकार ने पाकिस्तानी झंडे वाले 20 और जहाजों को हार्मुज जल मध्य से गुजरने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। इस जल मध्य से रोजाना 2 जहाज गुजरेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह सकारात्मक घोषणा शांति की दिशा में एक सार्थक कदम है और इस दिशा में हमारे सामूहिक प्रयासों को और मजबूत करेगी। साथ ही यह भी कहा कि बातचीत और कूटनीति की आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। दक्षिण लेबनान में इजराइल के एक हवाई हमले में शनिवार को 3 पत्रकार मारे गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब ये पत्रकार इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध की कवरेज कर रहे थे। हिजबुल्लाह के अल मनार टीवी के वरिष्ठ संवाददाता अली शोएब दक्षिण लेबनान में करीब 3 दशकों से रिपोर्टिंग कर रहे थे। इजरायली सेना ने दावा किया है कि अली शोएब हिजबुल्लाह के खुफिया ऑपरेटिव थे और इजरायली सैनिकों की लोकेशन उजागर कर रहे थे। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं दिया गया। अल मनार टीवी ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अपने संवाददाता को पेशेवर और विश्वसनीय रिपोर्टर बताया। बेरूत स्थित अल मयादीन टीवी की रिपोर्टिंग फातिमा फतौनी और उनके भाई मोहम्मद, जो वीडियो जर्नलिस्ट थे, इसी हमले में जेजीन जिले में मारे गए। हमले से ठीक पहले फातिमा लाइव रिपोर्ट कर रही थी। रेमंड को ग्लोबल ब्रांड बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का निधन हो गया है। विजयपत सिंघानिया ने साल 1980 में रेमंड की बागडोर संभाली थी। उनकी अगुवाई में इस ग्रुप में जबरदस्त बदलाव आया। उन्होंने पारंपरिक ऊनी कपड़ों के उत्पादन से आगे बढ़कर सिंथेटिक कपड़ों, डेनिम और यहां तक कि हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी कदम रखा। उनकी लीडरशिप में रेमंड को एक छोटी सी मील से एक ग्लोबल साम्राज्य में बदलने में सफलता हासिल की। आज रेमंड ग्रुप का बिजनेस कपड़ा, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग और कंज्यूमर केयर जैसे क्षेत्रों में फैला है। रेमंड लिमिटेड इसकी फ्लैगशिप कंपनी है। विजयपत सिंघानिया की गिनती कभी देश के टॉप रईसों में होती थी। वह मुंबई में जेके हाउस में रहते थे, जो मुकेश अंबानी के एंटीलिया से भी ऊंची बिल्डिंग है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ एक जमाने में 12,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन उनकी जिंदगी में साल 2015 में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने रेमंड लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी यानी करीब 37% शेयर अपने बेटे गौतम सिंघानिया को ट्रांसफर कर दिए। उस समय केवल उन शेयरों की कीमत 1,000 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई थी। ससुराल सिमर का फेम दीपिका कक्कर अपनी पर्सनल जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहती है। उन्हें स्टेज 2 लीवर कैंसर है, जिसका फिलहाल इलाज भी चल रहा है। एक्ट्रेस अपनी बीमारी से जुड़ी हर अपडेट यूट्यूब ब्लॉग के जरिए शेयर करती रहती है, जिससे
उनके पति शोएब इब्राहिम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। कैंसर के बीच दीपिका एक और बीमारी से जूझ रही है। उनके पेट में सिल्ट पड़ गई है, जिससे उन्हें काफी तकलीफ महसूस होती है। डॉक्टर्स ने उनकी छोटी सी सर्जरी की और सिस्ट को खत्म किया। दीपिका इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से कमजोर है, मगर हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। अब दीपिका की हेल्थ से जुड़ी एक और अपडेट सामने आई है, जो उनके फैंस को राहत देगी। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपना ब्लड टेस्ट कराया था, जो मेडिकल रिपोर्ट्स में नॉर्मल आया। ये खबर जानकर दीपिका बेहद इमोशनल हो गई। शोएब ने ब्लॉग शेयर किया, जिसमें दीपिका का ब्लड सैंपल लेते देखा गया। आगे शोएब भी रिपोर्ट्स लेने के लिए पहुंचे, जो नॉर्मल आई। फिर कपल ने एक साथ बैठकर बताया कि वो इस बात से खुश हैं कि सब कुछ ठीक है। आईपीएल 2026 के पहले ही दिन रिकॉर्ड्स की बरसात हुई। डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने घरेलू मैदान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से रौंद दिया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए हैदराबाद ने ईशान किशन और अनिकेत वर्मा की बदौलत 201 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में विराट कोहली और देवदत्त पैडिकल की जबरदस्त अर्धशतकीय पारियों से आरसीबी ने 26 गेंदें रहते जीत दर्ज कर ली। सीजन के पहले ही दिन कीर्तिमानों का अंबार लग गया। विराट कोहली के वर्ल्ड रिकॉर्ड से लेकर आरसीबी के ऐतिहासिक रन चेंज तक कई कीर्तिमान बने। विराट कोहली ने मुकाबले में 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 69 रन की मैच विनिंग पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल में लक्ष्य का पीछा करते हुए 4000 रन का आंकड़ा छू लिया। इससे विराट कोहली दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने आईपीएल में रन चेंज करते हुए 4000 रन पूरे कर लिए। विराट कोहली के बाद इस लिस्ट में डेविड वार्नर का नाम है, जिन्होंने रन चेंज करते हुए 3285 रन बनाए। रोहित शर्मा, शिखर धवन और रॉबिन अथलपा अन्य नाम हैं।